जैसे बात करी थी कि अब हम केमिस्ट्री के जो बेसिक्स है उसकी बिल्कुल लास्ट के कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, अब हम उससे बात करेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनमें से मैंने एक टॉपिक चूज़ करा जो कि है एटम और हम एटम को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। अब जो डिटेल है एटम की वो उस पर अगर हम बात करें तो इस लफ्ज़ से तो आप वाकिफ होंगे कि जी ये लफ्ज़ एटम हमें पता ही क्या होता है, इसका साइज़ क्या होता है हमें मालूम। सबसे जो छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का, उसका नाम क्या है हमारे पास एटम। किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल उसको हम नाम क्या देते हैं एटम। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, मैंने क्या कहा कि जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any substance is called as एटम। क्या कहा मैंने, एटम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है हमारे पास एटम। अब एटम की अगर हम जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को अगर हम देखें तो एटम की जो मीनिंग है हमारे पास, जो लफ्ज़ एटम हमारे पास है उसका मतलब है हमारे पास, टर्मिनोलॉजी की तरह से बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने क्या कहा इंडिविजुअल। एटम का इटसेल्फ जो टर्मिनोलॉजी मतलब जो हमें बताती है एटम का मतलब क्या है इंडिविजिबल, यानी वो चीज जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी चीज जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये एटम के वर्ड की मीनिंग है। बट जैसे हमने साइंस में आगे आगे तरक्की करते चले गए तो हमने इस एटम के भी टुकड़े कर दिए। इस एटम के हमने क्या कर दिए जी, टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े कौन से टुकड़े हैं, क्या नाम है उन टुकड़ों का, तो हम अगर आपसे बात करें तो जी पहला टुकड़ा, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन टुकड़े हैं हमारे पास जो हमने बनाए। आप जानते हैं इसका नाम सुना हुआ है आप। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी हमें पता है ये क्या चीज है। नेक्स्ट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम को जब आप डिवाइड करेंगे, वैसे तो इटसेल्फ इसकी मीनिंग इंडिविजिबल है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड कर दिया है। हमने इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा, जब हम अपने टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि जो इनकी डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूँ तो मैंने कहा आपसे कि जी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कैसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सी चार्ज होती है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है, ये न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने के साथ इस पे कौन सी चार्ज आ गई, जीरो। क्या चार्ज होती है इस पे, जीरो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ये तीन बातें हमने की। कोई भी ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो कि किसी एलिमेंट या सब्सटेंस से ताल्लुक रखता है उसको हमने नाम दे दिया एटम। अब एटम के बारे में मजीद क्या कहा हमने, एटम की जो टर्मिनोलॉजी है वो कहती है कि ये मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट हम जानते हैं कि एटम तीन हिस्सों में टूट जाता है। इन तीन चीजों का नाम क्या देते हैं हम, इन तीन चीजों को हम नाम दे देते हैं
फंडामेंटल पार्टिकल। जानते हैं हम ये बात, हमने क्या कहा, इन तीन पार्टिकल्स को जो हमने नाम दे दिया वो हमने क्या नाम दे दिया, फंडामेंटल पार्टिकल, यानी ये बुनियादी पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर क्या बन जाता है एटम। आप किसी भी एटम को जब आप वैसे मतलब कि हमने क्या कहा इसके पीसेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैंने आपसे क्या कहा, आपको यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे कि एटम की स्ट्रक्चर, एटम की शेप कैसी होती है। तो मैंने क्या कहा, आप ऐसे समझ लीजिए, जस्ट लाइक एक बॉल होती है सेंटर में, इस बॉल के गिर्द कुछ रास्ते बने हुए हैं। इस ग्रीन बॉल के गिर्द कुछ रास्ते बने हुए होते हैं, इन रास्तों के कुछ नाम होते हैं। इस ग्रीन बॉल को जो हम कहते हैं इसको ग्रीन ही बता देता हूँ ताकि और बात क्लियर हो जाए। ताकि जब मैं इनको लेबल करूँ तो आपके बात ज़्यादा क्लियर हो। मैंने क्या कहा आपसे कि जी जो मैं यहाँ ग्रीन से लिखूंगा, ग्रीन का नाम पता चल जाएगा। तो ग्रीन चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है जिस तरह का बॉल, उसका नाम क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। क्या नाम है इस ग्रीन बॉल का हमारे पास, न्यूक्लियस। ये भी ग्रीन बनाई मैंने, ये भी ग्रीन बनाई। अब ये जो ब्लैक कलर के आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के गोल गोल सर्कल्स मैंने बनाए हैं, इनका नाम मैंने क्या रख दिया, इनका नाम मैंने रख दिया जी शेल। आप अगर शेल नहीं कहना चाहते आप इनको ऑर्बिट बोल सकते हो। अगर आप ऑर्बिट भी नहीं कहना चाहते तो आप एनर्जी लेवल, और ये भी नहीं कहना चाहते तो आप उसको सब शेल्स भी बोल सकते हो। ये नाम हो गए एरिया। अब मैंने क्या कहा कि रास्ते हैं, तो रास्ते में कोई ना कोई लाजमी बात है कि चल भी रहा होगा। इन ब्लैक कलर के जो रास्ते हैं इसमें कोई ना कोई लाजमी बात है चल भी रहा होगा। तो वो कौन चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो जो इन रास्तों में मूव कर रहा है वो कौन मूव कर रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक सही। तो जो ब्लू कलर से बने हुए हैं वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। सही जी। हर शेल का एक पर्टिकुलर नेम होता है। जो फर्स्ट शेल है उसका नाम होता है हमारे पास ए शेल, सेकंड वाले का नाम होता है एल शेल, थर्ड वाले का नाम होता है एम, देन एन, आफ्टर दैट ओ, के एल एम एन ओ, के एल एम एन एंड ओ। ये हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं, मजीद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इन तक हमारी जो इलेक्ट्रॉन को हमें फिलिंग करनी होती है वो यहाँ तक हमारी बात पूरी हो जाती है। अब ये रास्ते तो हैं, बट आप जानते हैं कि हर रास्ते की कोई ना कोई एक हद होती है। जैसा कि एक रोड है, एक रोड की कैपेसिटी आप मान लीजिए कि भाई एक रोड है जिसकी कैपेसिटी है कि यहाँ पे 500 गाड़ियाँ चल सकती हैं। अब 500 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, या तो ट्रैफिक जाम होगा या कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने क्या कहा, हर रोड की कैपेसिटी, ये कुछ पाथ है जहाँ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये भी कुछ रास्ता है जहाँ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी एक कैपेसिटी होगी। अब जब कैपेसिटी है तो कितनी कैपेसिटी है, के की कितनी है, एल की कितनी है, एम एंड आफ्टर दैट हर शेल की कितनी कैपेसिटी है। अब हम उससे बात करें तो मैंने क्या कहा, अगर आपके पास फर्स्ट शेल हो, फर्स्ट शेल की मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट शेल है हमारे पास, तो मैंने क्या कहा आपसे, आप क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो सब शेलों के लिए अप्लाई होगा। सारे के सारे शेलों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जस्ट
एक वैल्यू में फर्क आता जाएगा। सही, एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है, 2n²। क्या है जी, 2n²। अब ये 2n², यहाँ जो n है, यहाँ जो लफ्ज हम n इस्तेमाल कर रहे हैं, n का मतलब है आपके पास नंबर ऑफ शेल। कौन से नंबर के शेल की आप बात कर रहे हैं? आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, k की, तो k की वैल्यू हो, n की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर फर्स्ट है तो। सेकंड की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फोर्थ, फिफ्थ, n की वैल्यू से प्रोसीड करती जाएगी। अब हमने क्या कहा, हम फर्स्ट शेल की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कितनी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट शेल में मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, n की वैल्यू 1 और स्क्वायर सेम लगाया, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की है हमारे पास, कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर आप सेकंड शेल की निकालना चाहें तो सेकंड शेल की भी निकाली जा सकती है। सेकंड शेल की कैसे निकलेगी हमारे पास, सेकंड शेल की मैं आपसे कहूं तो सेकंड शेल के लिए आपको क्या करना होगा, आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2n²। जब 2n² आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी शेल की बात हो रही है, सेकंड शेल की। तो n कितना इस्तेमाल करेंगे आप, 2 वही सेम, 2 का स्क्वायर निकालिए तो कितनी हो गई आपके पास 2 to the 4 एंड देन 2 4 the 8। तो जो सेकंड शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे n की, और आपको कैपेसिटी पता चलती रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कितनी करनी है। आप यहाँ पे फर्स्ट की मालूम करनी थी तो 1, सेकंड की मालूम कर रहा हूँ तो 2। ऐसे ही जब मुझे अगर थर्ड की मालूम करनी हो तो 3। सही है जी, अगर मुझे फोर्थ की मालूम करनी हो तो 4। सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आपसे, मैंने कहा ये तो हो गई एटम की बात। अब एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, आई होप कि आपने सुनी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन। आयन आपने टर्म सुनी होगी। आयन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे कितने लूज करे वो बात की बात है, बट अभी फिलहाल हमें क्या कहना है कि या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास आयन। डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या कहा आपसे, आयन इज एन ion is a species which is formed due to gaining or losing of valence इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम गेन कर ले या कोई एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो हमने क्या कहा आपसे, वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास आयन। अब एक ड्रम हमने यहाँ देखी, क्या नाम है हमारे पास उस चीज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या,
electrons present in last orbit are said to be valence इलेक्ट्रॉन। सही, मैंने क्या कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी ऑर्बिट या किसी भी शेल, किसी भी एनर्जी लेवल, किसी भी सब शेल के लास्ट में प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन्स, नाम के देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक आयन दिखती कैसी है? एक आयन दिखाई कैसी देती है, और आयन पे कोई चार्जेस होते हैं या नहीं, तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने क्या कहा, अगर इसको डिफरेंशिएट बना के देखते हैं ताकि बात हमारी क्लियर होती चलेगी। मैंने क्या कहा, दो कॉलम बना लीजिए, सही। यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब गेन नहीं बल्कि लूज होगा, क्या हो रहा हो इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़ाया हो रहा हो, एक जगह से ट्रेवल करके दूसरे एटम के पास चले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल कहाँ चले जाए? दूसरे एटम में, तो उसको क्या बोलेंगे? एटम लूज हो रहा है। और दूसरी जगह हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और एटम में आ जाए। आना गेन होना, किसी एटम से निकल जाए और किसी और एटम में चले जाए, यानी यहाँ से निकल जाए और यहाँ चले जाए, तो यहाँ लूजिंग होगी और यहाँ क्या हो जाएगी? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि लूजिंग कौन एटम कर रहे हैं और गेन कहाँ हो रही है। तो क्या हो रहा है हमारे पास? एक कॉमन सी पॉइंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर फोर्थ ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप से लेके फोर्थ ग्रुप तक के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास? वो करते हैं लूजिंग। फर्स्ट ग्रुप से लेके फोर्थ ग्रुप तक क्या करते हैं हमारे पास? लूजिंग। सही है जी। और गेन की बात करूं तो जी फोर्थ ए से लेकर सेवेंथ ए तक, फोर्थ ए से लेके सेवेंथ ए ग्रुप तक हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सही। लूजिंग कहाँ हो रही है? फर्स्ट टू फोर्थ। गेनिंग कहाँ हो रही है? फोर्थ टू सेवन। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ, उससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस थी, इस न्यूक्लियस के गिर्द कुछ शेल्स हैं, सही। ये न्यूक्लियस था, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अभी हमने मालूम करा? 2 इलेक्ट्रॉन। सही। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अभी हमने मालूम करा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो पेयरिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिए। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमने पूरे कर दिए अपने पास? जी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आ जाती है हमारे पास थर्ड शेल की। अब थर्ड शेल हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 8 ये 2 ये, टोटल कितना होगा हमारे पास? 10। अब आखिरी शेल में मैंने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस कर रहा हूँ? 1, क्योंकि जो मैंने एटम यहाँ पे चूज करी है उस एटम का मैंने नाम रख दिया जी सोडियम
एटम। कौन सा एटम है जी? सोडियम। सोडियम एटम हमारे पास वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास इसका? एक। सही है। टोटल कितने होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो होती है हमारे पास, मैंने कहा यहाँ से लूजिंग हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा? यहाँ मूव कर देगा। मैंने बोला यहाँ से लूज होके कहाँ जाएगा? यहाँ हो जाएगा और वहाँ जाके गेन हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एक एटम बनाते हैं, ये न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के कुछ ना कुछ शेल्स होंगे हमारे पास। पहला शेल, दूसरा शेल, ये हमारे पास कितने, कौन सा शेल हो गया? तीसरा शेल। आप जानते हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं मेरे पास? जी 2। दूसरे में कितने आ जाते हैं? 8। तो जी 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरे शेल में मैं यहाँ रखूंगा 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। मैंने कहा ये 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ प्लेस कर दिए क्योंकि ये कौन सी एटम मैंने यहाँ पे चूज करी? मैंने जो एटम यहाँ पे चूज करी उस एटम का नाम है मेरे पास क्लोरीन। मैंने यहाँ पे कौन सी एटम चूज करा है जी? क्लोरीन एटम। मैंने क्लोरीन का एटम चूज करा। मैं जानता हूँ कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। सही जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? तकरीबन ऑलमोस्ट 17 इलेक्ट्रॉन्स। सही। 2 और 8 10 और 7 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा मेरे पास? 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या कहा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी आखिरी शेल जो होता है किसी भी एटम का वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 में से कमी है, कितनी कमी है? 7 की। और यहाँ कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट को? 1। तो ये 1 यहाँ से लूज होगा और कहाँ चले जाएगा? यहाँ। ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए इसका जो सेकंड शेल है वही आखिरी जाके यहाँ से लूजिंग हो जाएगी। मैंने ये कहा आपसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और लूज होने के बाद कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आया था वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर देगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या कहा? किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो स्टेबल बन सके। अब कैसे स्टेबल बन सके वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करूंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।